बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इस टॉपिक को ज़रा मैं डिफरेंट तरीके से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ और आप उन क्वेश्चंस के आंसर को गैस करें। तो अगर आप आंसर सही गैस कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वीडियो की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट ओके हैं। बट इफ़ यू थिंक कि आपको आंसर करते हुए स्ट्रगल करना पड़ा है या आप गलत आंसर को गैस कर पा रहे हैं, देन यू नीड टू वॉच दिस वीडियो। ओके, सो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए, मैं वन बाय वन आपसे पूछ लेता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं ज़रा आपसे ऐसे पूछ लेता हूँ कि सपोज एक कार मूव कर रही है और उस कार को ना दो डिफरेंट बंदे उसकी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वो जो दो मुख्तलिफ बंदे हैं वो उस कार की एक्सेलरेशन को सेम कैलकुलेट करेंगे या डिफरेंट कैलकुलेट करेंगे। सो अगर आप कहते हैं कि वो दोनों हमेशा उस कार की एक्सेलरेशन को सेम कैलकुलेट करेंगे, यू नीड टू वॉच दिस वीडियो। और अगर आप कहते हैं कि वो दोनों बंदे उस कार की एक्सेलरेशन को डिफरेंटली मेजर करेंगे, देन स्टिल यू नीड टू वॉच दिस वीडियो। ओके, अब सवाल ये है कि वो कौन सी कंडीशन है जब दोनों शख्स कार की एक्सेलरेशन को सेम मेजर करेंगे, और वो कौन सी कंडीशन है जब दोनों शख्स कार की एक्सेलरेशन को डिफरेंटली मेजर करेंगे। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बताइएगा कि फर्ज करें मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाता हूँ और ऑब्जेक्ट मूव करता है। ऐसे ही होता है ना, अगर आपके पास एक कार हो तो उस कार पे, या टॉय कार हो, या आपके पास एक मार्कर, अभी मेरे पास मार्कर नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं मार्कर उठा लेता हूँ। सो ये मेरे पास मार्कर है, देखें इस मार्कर पे मैंने फोर्स लगाई तो इससे मूव किया। आपको नज़र आ रहा होगा मैंने फोर्स लगाई और ये मूव किया, लेकिन ये रुक भी गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये मार्कर हमेशा मूव करता रहे। तो क्या आपके जहन में ये बात आ रही है कि फिर मुझे मुसलसल इस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, जिस तरह मैं भी कर रहा हूँ? तो अगर मैं मुसलसल यानी कंटिन्यूस फोर्स लगाऊंगा तो कंटिन्यूसली ये मार्कर मूव करेगा। अगर आपका आंसर है येस, देन यू नीड टू वॉच दिस वीडियो। और अगर आपका आंसर है नो, तो आपके कॉन्सेप्ट ठीक है। ये बताइए कि क्या ये मुमकिन है कि एक शख्स के लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो और एक और शख्स के लिए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनवैलिड हो? क्या ये मुमकिन है, यस या नो? इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो लॉजिकली हमारे पास हो सकता है वो ये है कि अगर किसी बॉडी पे, बल्कि पहले तो ये बताएं कि क्या आप इन सब में फ़र्क कर सकते हैं कि फोर्स क्या होती है, अनबैलेंस फोर्स क्या होती है, बैलेंस फोर्स क्या होती है, नेट फोर्स क्या होती है, रिजल्टेंट फोर्स हम किसे कहते हैं, इंटरनल फोर्स क्या होती है, एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास क्या होती है। ये जो जितनी सारी मैंने फोर्सेस के नाम लिए हैं, कैन यू डिफ्रेंशिएट कि कौन सी टर्मिनोलॉजी हम कब यूज़ करते हैं? एक सवाल तो ये सब भी आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही आपको बताएगा। अच्छा, दूसरी मुझे ये बताइएगा कि क्या ये मुमकिन है कि किसी बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स है वो हमेशा उसकी स्पीड पर असरअंदाज हो? सो नेट फोर्स हमेशा स्पीड को चेंज करती है, यस या नो? इफ़ यू से कि यस, यू नीड टू वॉच दिस वीडियो। इसी तरीके से मैं वो कहूँगा कि एक बॉडी पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बॉडी की डायरेक्शन को ही चेंज कर सकती है। इफ़ यू से यस, देन यू नीड टू वॉच दिस वीडियो। अच्छा, ये बताइए, एक कार है वो एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अगर मैं उस कार की एक्सेलरेशन को ज़ीरो कर दूं तो वो कार रुक जाएगी, यस या नो? इफ़ यू से यस, यू नीड टू वॉच दिस वीडियो। इफ़ यू से नो, तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट ओके हैं। इसी तरीके से मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर एक कार की एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि उस पर लगने वाली फोर्स भी ज़ीरो है। तो अगर आप कहते हैं एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो फोर्स भी ज़ीरो है, तो फिर भी आपको इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। सपोज़ मेरे पास एक बॉल है, उस बॉल को मैं ज़मीन पर रोल करता हूँ, तो वो रोल करती हुई बॉल आगे जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है। तो वो क्यों रुकती है? बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस फोर्स या बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन? फ्रिक्शन उस बॉल को रोकती है, अनबैलेंस फोर्स उसको रोकती है। तो अगर आप कहते हैं कि फ्रिक्शन उसको रोकती है, देन यू नीड टू वॉच दिस वीडियो। ओके, अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। फर्ज करें एक ट्रॉली है, उस ट्रॉली के अंदर मैंने आपको बिठाया हुआ है और झूला दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना? तो वो ट्रॉली कहीं जाके टकराती है और आप उस ट्रॉली में से उड़ते हुए बाहर जाके गिर जाते हैं। ये मेरी बात समझ में आ रही है? सो वो जो ट्रॉली टकराई और आप उड़ते हुए बाहर गिरे, तो इस सवाल के जवाब हम ये देंगे कि आप इसलिए बाहर जाकर गिरे कि वो जब ट्रॉली टकराई तो एक फोर्स जनरेट हुई और उस फोर्स ने आपको उठा के ट्रॉली से बाहर फेंक दिया। इफ़ यू से कि यस, देन यू नीड टू वॉच दिस वीडियो, क्योंकि कॉन्सेप्ट को बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक और सवाल का भी जवाब देता है, और वो है, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि एक बॉडी का हमेशा एक इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक होती है बॉडी की, कि बॉडी का मास होता है, जिसको मास कहते हैं,
आप मास कह लें या मैस कह लें, और इसका यूनिट होता है किलोग्राम। हम किलोग्राम के अंदर मैस को मेजर कर रहे होते हैं। सो द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज मैस। अगर आप कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी इज द मैस, तो ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। यू नीड टू वॉच दिस वीडियो, ओके। अच्छा, सबसे पहले तो ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म की फोर्सेस को आप समझ लें। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सरफेस है और इस पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने यहाँ से एक फोर्स अप्लाई की, ये फोर्स अप्लाई की, तो इसको हम सिंपल फोर्स ही कहते हैं। तो फोर्स वो चीज़ होती है कि किसी बॉडी के ऊपर हम अप्लाई कर रहे होते हैं ना, यानी जैसे पुश एंड पुल कह रहे होते हैं। सो जिस तरीके से हमने इसको हिट किया, दिस इज द फोर्स। तो ये हमारे पास होगी सिंपली फोर्स, ओके। लेकिन अगर एक फोर्स यहाँ से लग रही हो और एक फोर्स यहाँ से लग रही हो, दो ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रही हो, तो हम जिस चीज़ के ऊपर मूव कर जाते हैं उसे हम कहते हैं नेट फोर्स, या दूसरा नाम है इसका रिजल्टेंट फोर्स, ओके। सो नेट फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स एक ही चीज़ के दो नाम है। नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स वेक्टरली कैलकुलेट की जाएगी। वेक्टरली कैलकुलेट करने का मतलब क्या है कि सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से लगने वाली जो फोर्स है वो मेरे पास है 5 न्यूटन, और जो यहाँ से फोर्स लग रही है वो है मेरे पास 7 न्यूटन। तो ये बॉडी कहाँ मूव करेगी? ऑब्वियस सी बात है 7 वाला ज़्यादा है तो इस तरफ मूव करेगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन कितने न्यूटन से? 2 न्यूटन से। कैसे? 7 - 5। तो 7 में से 5 को आपने माइनस किया तो 2 न्यूटन आया। तो मैंने सिंपली इसको माइनस कर लिया, क्योंकि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो सिंपल माइनस कर लेते हैं, और अगर सेम डायरेक्शन में होती है तो सिंपली ऐड कर लेते हैं। इसके अलावा कोई डायरेक्शन होगी तो हमें एंगल को कंसीडर करके वेक्टरली जवाब को निकालना पड़ता है, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है, लीव इट। सो रिजल्टेंट फोर्स एंड नेट फोर्स दे आर द सेम थिंग। एक होती है इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स हमारे लिए किसी काम की नहीं। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने मुँह को इस तरह फुला लिया मैंने, तो ये फोर्स अंदर से लग रही है, बट व्हाट हैपेंड, मेरा सर इधर उधर मूव तो नहीं कर रहा इस इंटरनल फोर्स की वजह से। बट अगर बाहर से कोई फोर्स लगे तो दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या कर रही है? बॉडी को मूव करवा रही है। सो एक इंटरनल फोर्स होती है और एक एक्सटर्नल फोर्स होती है। तो हमारे लिए ज़्यादा अहम जो बात है, जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंदर, वो वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं एक्सटर्नल फोर्सेज, बाहर से लगने वाली फोर्सेज जो किसी बॉडी के ऊपर लग रही हों, ओके। अच्छा, इसी तरीके से मैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को भी डिफाइन कर सकता हूँ। जो हमारे पास बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है हमारे पास? जब नेट फोर्स हमारे पास कितनी आ जाए? 0 आ जाए। तो अगर नेट फोर्स मेरे पास 0 है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स मेरे पास 0 है, तो हम कहते हैं बैलेंस फोर्सेस हैं, ओके। इसी तरीके से अनबैलेंस फोर्स क्या होगी? इसका ऑपोजिट कर लीजिए। सो अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब यह है कि जो मेरे पास नेट फोर्स है दैट इज नॉट 0 बट ग्रेटर देन 0 है। 0 से बड़ा का मतलब है कि 0 मेरे पास नहीं है। या मैं इसको चलें ऐसे लिख देता हूँ, आप कहेंगे कि ग्रेटर देन 0 है तो लेस देन 0 भी कुछ होना चाहिए। सो इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो इफ द नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि मेरे पास कोई फोर्स मौजूद है, दैट इज नोन एज दी अनबैलेंस फोर्स। लेकिन अगर नेट फोर्स का जवाब 0 आ गया तो ये हमारे पास कहलाता है बैलेंस फोर्स, ओके। ओके, जो बैलेंस फोर्स है इसको आम तौर पे ये नेट फोर्स जब 0 हो तो हम एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, और वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं कि हम कहते हैं कि किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रही। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें एक बात समझाता है जो कि यहीं पे ज़रा समझ लो। वो ये हमें कहता है कि एक बॉडी जिस पे कोई फोर्स नहीं लग रही और एक बॉडी जिस पर रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स 0 है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये मेरा जुमला समझ में आ रहा है? एक बॉडी यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक बॉडी पे नो फोर्स ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रही। ये बात एग्जैक्टली किसके बराबर होगी कि इफ एफ नेट इज इक्वल टू 0। तो अगर नेट फोर्सेस 0 यानी फोर्सेस तो लग रही हैं, फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन तमाम फोर्सेस का वेक्टरली जो आंसर है वो कितना आ रहा है मेरे पास? 0, यानी बैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स लगने का मतलब ये है कि एक्चुअली हम ये समझ सकते हैं कि एक बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रही। तो क्या ये बात कहना ज़्यादा मुनासिब है कि किसी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रही, या ये जुमला मुनासिब है कि बैलेंस फोर्स लग रही है? द आंसर इज बैलेंस फोर्स बोलना मुनासिब है और टेक्निकल लफ्ज़ है। नो फोर्स का तो कोई मतलब ही हमारे पास नहीं बना, क्योंकि जब तक हम अर्थ के ऊपर हैं तो ग्रेविटी की फोर्स हो हर वक्त ही हम पर एप्लीकेबल है, ओके। सो मेरा ख्याल है ये बैलेंस अनबैलेंस वाली बात भी समझ में आ गई होगी। और न्यूटन ने जो ये अहम बात हमें बताई है कि एक बॉडी जिस पे
कोई फोर्स ना लग रही हो, या एक बॉडी जिस पर नेट फोर्स जीरो हो या रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो, बैलेंस फोर्स हो, इसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही बातें हैं। सो आई बिलीव सो ये बात भी आपकी। देखिए जनाब, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को हम ऐसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि न्यूटन से पहले लोग ये समझते थे कि किसी भी बॉडी की जो नेचुरल स्टेट होती है ना, वो रेस्ट होती है। यानी बॉडी जो है उसको आज नहीं तो कल, सूनर और लेटर किस सूरत में आना है, रेस्ट की कंडीशन में आना है। यानी अगर आप किसी बॉडी को मोशन देते हैं तो वो बॉडी जब रुकेगी तो इसका मतलब वो नेचुरल स्टेट हो गई। तो नेचुरल स्टेट सिर्फ वो रेस्ट को समझते थे। तो न्यूटन ने हमें ये बात समझाई कि देखें, फ़र्ज़ करें कि अगर ये मेरे पास एक बॉडी है और इस पर मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, जिसके नतीजे में बॉडी यहाँ से मूव करती हुई यहाँ पे आई और रुक गई। तो ये क्यों रुकी? इस सवाल का जवाब न्यूटन ने बताया था कि एक्चुअली हम एक चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, और वो ये है कि जो सरफेस है वो इररेगुलर है एंड दैट प्रोड्यूस अ फ्रिक्शन। और वो जो फ्रिक्शन है वो एक फोर्स है जो कि बॉडी पर काउंटर एक्ट कर रही है और बॉडी को रोक रही है। सो समहाउ अगर हम इस फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने में कामयाब हो जाएं तो बॉडी यहां नहीं बल्कि इससे भी दूर जाएगी, और अगर किसी तरीके से हम फ्रिक्शन को और कम कर दें तो ये बॉडी और दूर जाएगी। और अगर समहाउ हम इस फ्रिक्शन को बिल्कुल जीरो कर दें, यानी वो फोर्स जो कि इसकी मोशन को रोक रही है वो खत्म हो जाए, तो एक दफा अगर हम इसको फोर्स अप्लाई करेंगे, पुश देंगे, तो ये बॉडी हमेशा चलती रहेगी। तो न्यूटन ने हमें समझाया कि जो नेचुरल स्टेट है वो एक नहीं है बल्कि वो दो हैं। और वो दो क्या हैं? एक बॉडी का रेस्ट में रहना और दूसरा बॉडी का हमेशा मोशन में रहना, लेकिन किस मोशन में? यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, एंड दैट इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम एक्चुअली कहते क्या है कि हमने इस फ्रिक्शन को क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही थी, एक फोर्स मैं लगा रहा था और एक फोर्स फ्रिक्शन थी। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास नेट फोर्स का, रिजल्टेंट फोर्स का। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास नेट फोर्स जीरो हो जाए, दिस इज कॉल्ड बैलेंस फोर्सेस। तो बैलेंस फोर्सेस जब किसी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं, सपोज ये मेरे पास एक बॉडी है और इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, एक फोर्स इस तरफ लग रही है, और ये तमाम फोर्सेस का जो वेक्टर सम है वो हमारे पास जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। और अगर ये बॉडी एट रेस्ट है तो ये हमेशा बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट की कंडीशन में रहेगी। कब? जब जो नेट फोर्सेस हैं या रिजल्टेंट फोर्सेस हैं वो जीरो, जिसको हमने कौन सी फोर्सेस का है? बैलेंस फोर्सेस का है। यानी ऑल सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, सारी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम जीरो हो जाए, दिस इज कॉल्ड अ नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स जीरो। और दूसरी बात हम ये कहते हैं कि फर्ज करेंगे अगर एक बॉडी मूव कर रही है, किससे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, और इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने वाली बॉडी पर अगर नेट फोर्सेस जीरो हैं यानी बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करता रहेगा। सो नेचुरल स्टेट ये नहीं है कि रेस्ट में रहेगा, बल्कि नेचुरल स्टेट ये भी है कि अगर वो मोशन में तो हमेशा मोशन में रहेगा, प्रोवाइडेड के नेट फोर्सेस हमारे पास क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं एक बॉडी को डीप स्पेस में कहीं ले जाऊँ, एक ऐसी जगह ले जाऊँ जहाँ करीब में कोई प्लैनेट, कोई स्टार, कोई भी ना हो, तो वहां पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी। तो वहां अगर एक बॉडी को मैं रख दूं तो वो बॉडी उसी कंडीशन में ही, रेस्ट में ही वहां पर रहेगी। और अगर मैं उसको एक पुश देता हूं तो वो मूव करना शुरू कर देगी, तो वो हमेशा मूव करती चली जाएगी। तो अगर मैंने उस बॉडी को रखा हुआ है तो उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, वो बात और ये बात कि नेट फोर्स जीरो है, ये दोनों सेम बातें हमारे पास होती हैं। लिहाजा हम आमतौर पर न्यूटन जब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की बात करते तो ये जुमला इस्तेमाल नहीं करते कि कोई फोर्स बॉडी पे एक्ट ना कर रही हो, हम कहते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो। ओके, ये बात अच्छी तरीके से याद रखिएगा। और यहीं से हम दूसरी बात उसकी तरफ चले जाते हैं कि अगर बैलेंस फोर्सेस हैं तो हमारे पास अनबैलेंस फोर्सेस भी होंगी। अनबैलेंस फोर्सेस का मतलब यह हुआ कि जब मेरे पास नेट फोर्सेस नॉट इक्वल टू जीरो आए, कहने का मतलब यह है कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो ज़्यादा लग रही है और इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो मेरे पास क्या लग रही है? कम लग रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अनबैलेंस फोर्स होगी ना। अगर मैं यहाँ पर 7 न्यूटन की फोर्स सपोज कर लूँ और यहाँ पर 5 न्यूटन की फोर्स सपोज कर लूँ, तो ये 7 में से 5 को मैं माइनस करूँ तो 2 न्यूटन मेरे पास फोर्स आ रही है। ये 2 न्यूटन फोर्स इस दफ़ा जो नेट फोर्स है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये मेरे पास बन गई कौन सी कंडीशन? अनबैलेंस फोर्सेस की। तो अनबैलेंस फोर्स जब किसी बॉडी पे लगेगी तो बॉडी क्या करेगी? स्टार्ट टू
टू मूव, चलना शुरू कर देगी। लेकिन कैसे मूव करेगी? स्टार्ट टू मूव विद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन से मूव करेगी। अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन हमें यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि जब किसी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्सेस एक्ट करती है तो वो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। यस, ये हम कहना चाह रहे हैं। ओके, इसी तरीके से जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही थी, मतलब अगर कोई कार है या मोटरसाइकिल है और वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, एक ही वैल्यू से मैं अपनी कार को चला रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि इंजन जो फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है और रोड की फ्रिक्शन जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, वो दोनों इक्वल हैं। लिहाजा इंजन की फोर्स इतनी सफिशिएंट नहीं है कि तेज कर सके, फ्रिक्शन इतनी सफिशिएंट नहीं है कि स्लो डाउन कर सके। दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया एंड नाउ द कार और द मोटरसाइकिल इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हिच इज, जो मैंने सपोज कर लिया 50 किलोमीटर पर आवर। बट व्हाट विल हैपन, अगर मेरा इंजन अपनी फोर्स को ज्यादा कर दे तो अब नेट फोर्स जीरो नहीं होगी। तो बॉडी क्या करना शुरू करेगी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही थी, वो एक्सेलरेट करना शुरू कर देगी इस डायरेक्शन में। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि इंजन की फोर्स कम हो जाए और फ्रिक्शन डोमिनेंट हो जाए। तो अगर फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगी और जो इंजन फोर्स लगा रहा है वो उसके इक्वल ना हो बल्कि उससे कम होने लग जाए, तो बॉडी जो है वो क्या करना शुरू करेगी? डीसेलरेट करने शुरू करेगी। ओके, सो इसका मतलब है कि जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव कर रही है वो एक्सेलरेट या डीसेलरेट दोनों कर सकती है, प्रोवाइडेड कि अगर नेट फोर्स जो अनबैलेंस फोर्सेज है, ठीक है ना, नेट फोर्स जो कि जीरो नहीं है, अनबैलेंस कह रहा हूं, तो अनबैलेंस फोर्सेज इफ इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एक्सेलरेट, अगर अनबैलेंस फोर्सेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन है तो वो डीसेलरेट करना शुरू कर देगा। क्लियर हो गई मेरी बात? देखिए यहां पर एक बात और याद रखिएगा, जब मैं बैलेंस से अनबैलेंस फोर्सेज की बात कर रहा हूं, इधर से इधर जा रहा हूं, तो जो बात हो रही है वो क्या है? चेंज इन स्टेट। जो बॉडी है उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो रही है। अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एक्सेलरेट या डीसेलरेट कर रही है, तो चेंज स्टेट हो रही है। जब चेंज इन स्टेट होता है तो बॉडी अपनी चेंज में, अपनी स्टेट में जो चेंज है उसको अपोज करती है। तो बॉडी की टेंडेंसी टू कीप इट्स स्टेट, अपनी स्टेट को मेंटेन रखना, कितना हार्डली बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को मेंटेन रखना चाहती है, दैट इज कॉल्ड बेसिकली द इनर्शिया। इसलिए जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है कि जब हम बैलेंस फोर्सेस से अनबैलेंस फोर्सेस की तरफ जाते हैं तो ये स्टेट चेंज होती है, और जब भी स्टेट चेंज होती है तो बॉडी उसको अपोज करती है। और अब आप मुझे बताइए कि क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जितना हार्डली कोई बॉडी अपनी स्टेट को मेंटेन रखेगी, नहीं जितनी टेंडेंसी है बॉडी का अपने स्टेट को मेंटेन रखने की, उतनी ज़्यादा फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए। यहाँ से अगर आपको याद हो, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी इज कॉल्ड अ मास। ये आमतौर पर लोग इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं मास को, बट मैंने इस पर ऑब्जेक्ट किया था कि दिस इज द रॉन्ग डेफिनेशन। ये कहना है कि जो अमाउंट ऑफ मैटर होता है किसी बॉडी में वो मास होता है, मास का यूनिट किलोग्राम हम लोग लेते हैं, ये रॉन्ग डेफिनेशन है। हम फिजिक्स वाले इसको नहीं मानते। हमने जो न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है, यहाँ से हमारे पास एक क्वांटिटेटिव मेजर आ चुका है मास का, नॉट द क्वालिटेटिव। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर मैं एक कंडीशन लेता हूँ, सपोज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करता हूँ, तो आपको याद होगा कि अगर हम हाई स्पीड पे किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो उसका मास चेंज होता है, मास इंक्रीज करना शुरू कर देता है। सो नाउ सपोज कि एक बॉक्स है, उसके अंदर हमने 10 बॉल रखी हुई हैं और मैं उसको हाई स्पीड से मूव कर रहा हूँ, उसका मास बढ़ रहा है, यानी 10 की जगह पर 11 बॉल हो गई। सो हाउ कैन वी एक्सप्लेन कि वो एक 11वीं बॉल जो है वो कहाँ से आई है? सो आई हैव नो आंसर इफ द डेफिनेशन ऑफ द मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर। तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो एक्स्ट्रा जो मास है वो जनरेट कहाँ से हो रहा है। बट अगर मैं इनर्शिया को इज ए डायरेक्ट मेजर ऑफ मास ले लेता हूँ तो मेरे लिए अब कहानी बहुत आसान हो जाएगी। और वो कहानी ये आसान हो जाएगी कि अगर एक बॉडी एक बहुत हाई वेलोसिटी से मूव कर रही है और मैं उसकी वेलोसिटी को मजीद इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो दिस इज अ चेंज इन स्टेट। और आप मुझे बताइए कि चेंज इन स्टेट के लिए मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो कितनी ज़्यादा फोर्स लगा के मैं उसकी स्टेट को चेंज करूंगा, उतना ज़्यादा उसका मास होगा। तो इस तरीके से हम मास को मेजर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ इनर्शिया। तो अब हमारे लिए जो डेफिनेशन है वो मास की, वो नॉट इन टर्म ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर है, बल्कि इन टर्म ऑफ इनर्शिया है। तो जितना इनर्शिया ज़्यादा होता है उतना मास ज़्यादा होता है। आप देखें ना, 1 किलो मास को मूव कराना आसान है या 10 किलो मास को मूव कराना आसान है? सो 1 किलो मास को आप हल्के से पुश से मूव करा सकते हो, लेकिन उसी हल्का
पुश को अगर आप 10 kg mass पे अप्लाई करोगे, nothing will happen. So you have to increase the magnitude of the force. So what you will say, the more force you apply on the body, you will say the more mass the body has, the more mass the body contain. So इसका मतलब ये है कि if you want to measure the mass, it is more appropriate कि आप in term of inertia इसको कर लो. So इस तरीके से बहुत सारे सवालात हैं जिसके हम बड़े आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान में रखें. लेकिन अगर आप मैथ्स वाली डेफिनेशन को रख रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि विद इन दी एटम जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जीज हैं वो बिकॉज ऑफ द मैथ हैं और वो मैथ एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है. सो वी डोंट नो कि व्हाट एक्चुअली द मैथ इज. ओके, सो एटॉमिक लेवल के ऊपर हम मैथ को इस तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते दी अमाउंट ऑफ मैटर. ओके, सो एक चीज़ तो हमारे पास ये इनर्शिया वाली आपको क्लियर हो जानी चाहिए. अच्छा, इसके बाद एक चीज़ हमारे पास और है, और आपने देखा था, मैंने आपसे सवाल किया था कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक मूविंग कार की एक्सेलरेशन को दो शख्स मेजर कर रहे हैं और दोनों के आंसर डिफरेंट हो. तो याद रखिएगा कि न्यूटन जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसकी सबसे पावरफुल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ये है कि ये हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन देता है. और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन क्या है, जिसे हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में आए. सपोज करें एक कार है, मैं कार को चला रहा हूँ, मेरे साथ एक साहब बैठे हुए हैं, ठीक है, और मैंने अपने साथ जो है ना एक फिजिक्स की बुक रखी हुई है कार में, और मैंने कार एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, बट सडनली मैंने ब्रेक अप्लाई की. जैसे मैंने ब्रेक अप्लाई की तो वो जो बुक मैंने रखी हुई थी वो बुक ने स्टार्ट टू मूव, वो मूव करने लगी. ये होता है ना, कार ब्रेक अप्लाई करते तो हमें झटका सा लगता है. तो जैसे मैंने ब्रेक अप्लाई की वो जो बुक थी जो कि एट रेस्ट थी उससे मूव करना शुरू कर दिया. सो नेट फोर्स तो मेरे पास जीरो थी. जब नेट फोर्स जीरो थी तो वो जो रेस्ट के अंदर हमारे पास बुक थी उसने चलना कैसे शुरू कर दिया. हाउ? तो मेरे लिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो फेल हो गया. ओके, लेकिन सिमिलरली इसी जगह पर अगर आप देखें, एक शख्स जो कि गाड़ी से बाहर रोड पर खड़ा हुआ है वो मुझे देख रहा है कि जैसे मैंने कुछ ब्रेक्स अप्लाई की तो वो जो बुक है वो जो मूव कर रही है, तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरी ब्रेक्स अप्लाई करने से पहले भी कार और बुक दोनों मोशन में थी, और मेरी ब्रेक्स अप्लाई करने पे कार रुक रही है जबकि बुक स्टिल मोशन के अंदर है बिकॉज ऑफ द इनर्शिया. बुक ने अपनी स्टेट को चेंज नहीं किया, बुक अपनी स्टेट को मेंटेन करके बैठी हुई है और मूव कर रही है. तो वो शख्स ये कहेगा कि जो बुक है वो स्टिल मूव कर रही है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो पहले मूव कर रही थी. सो उसके लिए तो न्यूटन फर्स्ट लॉ वैलिड रहा. ये मेरी बात समझ में आ रही है? सो यहां दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गए. एक मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन लॉ जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो इनवैलिड साबित हो रहा है, और एक रोड पे खड़े हुए शख्स का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वैलिड साबित हो रहा है. तो याद रखिएगा, यहां से हम जिस डेफिनेशन पे जाते हैं उसे हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम्स. दिस इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम्स. नाउ इनर्शियल फ्रेम्स हमारे पास क्या होते हैं? बड़ी सिंपल किस्म की बात है. जब भी नेट फोर्स हमारे पास जीरो होगी, ठीक है, जब भी नेट फोर्स हमारे पास जीरो होगी तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो कितनी आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए. सो अगर नेट फोर्स बैलेंस फोर्सेस बॉडी पे लग रही है सो एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो. ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे पास कहलाते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. लेकिन अगर नेट फोर्स जीरो हो, जिस तरह के मैं कार चला रहा था, नेट फोर्स जीरो थी और एक्सेलरेशन जीरो नहीं आई, बल्कि मैंने देखा कि वो जो बुक है उसने मूव करना शुरू कर दिया, तो मेरे लिए एक्सटर्नल फोर्स जीरो के होते हुए भी एक्सेलरेशन आ रही है. तो मेरा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होगा, बल्कि उसे हम कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स. आई बिलीव सो कि इन दोनों में फ़र्क आपकी समझ में आ गया होगा. सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद रखिएगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उनके अंदर ये वैलिड होता है. मतलब आपकी समझ में आ गया. मतलब ये है कि अगर इफ़ द नेट फोर्स इज जीरो यानी बैलेंस फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन वी कैन फाइंड अ फ्रेम इन विच द एक्सेलरेशन इज जीरो. ओके, और इनर्शियल फ्रेम मालूम ढूंढने का तरीका ही बड़ा आसान है. मिसाल के तौर पे ये मार्कर मैंने अपने हाथ में रखा हुआ है और मैंने इस पे तमाम फोर्सेस यानी तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस को जीरो कर दिया. अभी आप देख सकते हैं जितनी फोर्स नीचे लग रही है उतनी ऊपर लग रही है, इस तरफ और इस तरफ तो कोई फोर्स है नहीं. सो अगर ये रेस्ट के अंदर है यानी नेट फोर्सेस जीरो हैं और किस कंडीशन में? रेस्ट में है, तो मैं देखूंगा कि क्या ये अपनी स्टेट चेंज तो नहीं कर रहा. तो अगर ये मार्कर रेस्ट में ही रहे अंडर दी
एक्शन ऑफ द नेट फोर्स जीरो, अगर ये रेस्ट में है और रेस्ट में ही रहे तो इसका मतलब है कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं मौजूद हूं वो फ्रेम मेरे पास इनर्शियल फ्रेम है। सिमिलरली इस मार्कर को मैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवा रहा हूं और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब मूव कर रहा है तो इस पर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो, यानी नेट फोर्स जीरो है, तो इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे कोई फर्क ना पड़े, ना मैग्नीट्यूड पे ना डायरेक्शन पे। तो इसका मतलब है ये मार्कर कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। सो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के क्या होते हैं। लेकिन अगर इस मार्कर को मैंने रखा, ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस को मैंने जीरो कर दिया और ये मार्कर फिर भी अपनी मतलब अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है जबकि मैंने तमाम को जीरो रखा है, तो इसका मतलब है दिस इज नॉट इनर्शियल फ्रेम, दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम में है मौजूद। मेरा ख्याल है ये दोनों में फ़र्क बड़ी अच्छी तरीके से अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए। याद रखिएगा इनर्शियल फ्रेम, अगर मेरे पास फर्ज करते हैं 3 फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, 2 इनर्शियल है और तीसरा नॉन इनर्शियल है, तो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो एक्सेलरेशन आएगी एग्जैक्टली द सेम एक्सेलरेशन दूसरा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मेजर करेगा। लेकिन जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो डिफरेंट वैल्यू मेजर करेगा इन दोनों के मुकाबले में। सो ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन जीरो है तो तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन जीरो होगी। अगर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन सपोज करें 10 है तो तमाम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसकी एक्सेलरेशन हमारे पास 10 ही आएगी। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहानी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी हमारे पास। ओके, सो इसीलिए न्यूटन के जो लॉज थे, जो फ्रेम इक्विवेलेंट थे स्पेशल थ्योरी के अंदर, वो इसी वजह से हो रहे थे हमारे पास। आई बिलीव सो कि ये फर्क भी आपको समझ में आ गया, बट स्टिल इफ यू फील कि देयर इज एनी क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के जो सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक है वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को एक्सप्लेन करना। ये तमाम कहानी तो न्यूटन के सेकंड लॉ से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट आई बिलीव सो कि ये है। सो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, और इससे ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। इफ़ यू फील के देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। अगर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस लाइक अर्थ को हम कहते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो वो सब्जेक्ट टू सम कंडीशन है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ तो मैं रुका हुआ ही हूँ, ठीक है, और तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस को जीरो कर दे तो मैं रुका ही रहना चाहिए हूँ। लेकिन अर्थ मूव कर रही है, फोकॉल्ट एक पेंडुलम है जिसके ज़रिए वी कैन डिटेक्ट द मोशन ऑफ द अर्थ। सो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अर्थ इज़ नॉट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें किसी बॉडी पे सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो कर दो, स्टिल द बॉडी मूव्स। बी केयरफुल, दैट इज़ वाई वी से कि अर्थ मूव कर रही है। ये एक तरीका है 300 साल पुराना फोकॉल्ट पेंडुलम के जरिए। अब तो सैटेलाइट हैं, वी नो कि अर्थ मूव कर रही है। लेकिन उन तमाम लोगों के सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ कि जो कि सम हाउ रिलीजियस फैक्टर ले आए थे कि अर्थ मूव नहीं कर रही। ओके, सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।